हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग क्लास 8 से ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 8 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। हम लोग आज पॉलिटी से इसकी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके बाकी अन्य विषयों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो वेलकम टू एमआर एकेडमी वंस अगेन। और हम लोग अब अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि हमें संविधान चाहिए क्यों, संविधान की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, संविधान क्यों चाहिए हमें। आखिरकार अगर संविधान ना हो तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। दूसरा, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के कोई और भी प्रकार हो सकते हैं, लिखित है या अलिखित है, कौन सा संविधान ज़्यादा बेहतर होता है, किसे हम लोकतंत्र का हिस्सा मानेंगे, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा, हम एक देश नेपाल का उदाहरण देकर के समझने का प्रयास करेंगे कि नेपाल में जो है वो सत्ता परिवर्तन जो है वो राजतंत्र से लोकतंत्र में किस प्रकार से होता आया है। इसके बाद जो चौथी चर्चा हमारे द्वारा की जाएगी वो ये होगा कि भारत के अंदर भी संविधान बना था। तो भारत के अंदर जो संविधान सभा हुआ है, तो संविधान सभा का क्या रोल रहा, उन्होंने किन विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात करी, तो उन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा आखिरकार कैसे बना, उसकी मांग कब उठी है, इन सब बातों को हम समझेंगे। पांचवें बिंदु के रूप में अगर बोला जाए तो संविधान के मूल भावना क्या क्या है। जब संविधान का निर्माण किया गया होगा तो मूल भाव के साथ होगा, क्योंकि संविधान निर्माणकर्ताओं में सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया होगा, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के प्रकार के लोग हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया होगा। उसके बाद स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता हमें किस प्रकार से मिली है, स्वतंत्रता संविधान के द्वारा किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकता है, इन सभी टॉपिक्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे 3 तस्वीर देख पा रहे होंगे। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई गेम तो खेला होगा, चाहे वो गेम फुटबॉल का हो या आप क्रिकेट का गेम ले लें। आप सभी जब कोई भी गेम खेलते हो तो उस सभी गेम के अंदर या उस सब खेल के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जैसे ये एक फुटबॉल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक ये फुटबॉल है, तो नियम ये बोलता है कि फुटबॉल को आपको पैरों से ही किक करना है, आप हाथों से उसे टच नहीं कर सकते। तो देख रहे होंगे आप दूसरे प्लेयर को कि ये पैरों से उसे किक कर रहे हैं। लेकिन उसी फुटबॉल की टीम में एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो हाथों के स्पर्श कर सकता है, जिसे हम लोग गोलकीपर बोलते हैं। हाँ, अगर दूसरे शब्द में बोला जाए, अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए हाथों से वो फुटबॉल को स्पर्श कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि फॉल हो गया और उसकी पेनल्टी लग जाती है। तो आप ये बात देखो कि एक छोटा सा गेम है, एक छोटा सा खेल का गेम है, उसको चलाने के लिए हमें बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होती है। तो अगर ये नियम ना हो तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति एक फुटबॉल को जिसका जिधर मन होगा उधर मारेगा, कोई हाथ से भी पकड़ करके फेंक सकता है। तो हमें क्या होता है, हमें किसी न किसी नियम का पालन करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि खेल जो है वो व्यवस्थित ढंग से हो। तो हम यहाँ पर ये बात समझ पा रहे हैं कि खेल के व्यवस्थित होने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ नियम चाहिए। अब आप एक अंदाज़ा लगाओ, जैसे हम अगर अपने देश की बात करें तो देश की आबादी है लगभग 140 करोड़। तो अगर 140 करोड़ लोग सब लोग अपनी मनमानी करने लगे, अच्छा सबकी शारीरिक क्षमता आर्थिक क्षमता एक जैसी तो होगी नहीं इन 140 करोड़ में। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए देश के अंदर कोई कानून ना हो तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास शारीरिक बल ज़्यादा बेहतर है, वो क्या करेंगे, वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे कि नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमें गरीब को भी तो प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है या कोई अमीर व्यक्ति है,
तो इन दोनों के पास एक जैसे ही अधिकार हों, इन दोनों के पास एक जैसे सब कुछ मिलना चाहिए, इन सबको सुविधाएं भी। तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? तो उन सब के लिए आवश्यक यह है कि देश का जितना भी नागरिक है ना, वो सभी क्या करे, किसी न किसी एक ही नियम को फॉलो करें। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर देश को भी व्यवस्थित ढंग से चलाना है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें नियमों की आवश्यकता होगी। और नियम जो है, उसी नियम, अगर किसी देश को चलाने के लिए जो लिखित दस्तावेज या नियम जो होते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम संविधान बोल सकते हैं। एक उदाहरण मैं और देने का आपको प्रयास करता हूं, एक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सभी किसी न किसी घर में रहते हैं और सभी के घरों के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर की जो माता जी हैं वो किचन का काम संभाल लेती हैं और आपके पिताजी हैं वो बाहर कमाने चले जाते हैं और वो पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। तो इन दोनों ने अपने अपने काम को बांट लिया। अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे की बात ही ना माने, तो क्या ये घर व्यवस्थित ढंग से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो घर तक को चलाने के लिए हमें किसी न किसी नियम का पालन करना पड़ता है। तो क्या एक देश बिना किसी नियम के चल सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो हमें देश को भी चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है? नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उस नियम को बोलते हैं संविधान। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। अगर यहाँ तक समझ पाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे अब सवाल होता है कि संविधान क्यों चाहिए हमें। तो संविधान क्यों चाहिए से पहले अगर जवाब चाहिए तो हम लोग एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं कि संविधान होते कितने प्रकार के हैं। अगर संविधान के प्रकार की बात की जाए तो संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वैसा देश का संविधान जो हाथों से लिखा गया होगा तो लिखित हो जाएगा और जिसका लिखा हुआ नहीं होगा, ओरली फॉर्म में होगा, वो अलिखित हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है, जैसे आप देखो क्रिकेट के नियम में भी कई बार क्या होता है, बदलाव होते हैं। जैसे अगर आप 1990 के दशक के क्रिकेट को देखोगे तो फ्री हिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अगर कोई बॉलर नो बॉल कर दे तो आज के समय फ्री हिट मिलता है। उस वक्त पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या नियमों में बाद में बदलाव किया गया कि नहीं? आज के समय अगर कोई बॉलर गलती करता है तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती है और पेनल्टी फ्री हिट के रूप में होती है। तो लिखित संविधान इसलिए लिखा गया, वैसा संविधान जहां संविधान संशोधन क्या हो, संविधान संशोधन कठिन हो। अगर कोई ऐसा संविधान होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लिखित संविधान बोल देंगे। और अलिखित संविधान का मतलब जहां पर कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हो वो काफी आसान हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान हो। तो अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या कोई ऐसा देश है जहां पे कि अलिखित संविधान हो? बिल्कुल है। अगर मैं लिखित संविधान की बात करूं तो आप अपने प्यारे देश भारत को लिख सकते हो। भारत का संविधान मिडिल का है। कुछ मामलों में जो संविधान संशोधन होता है वो बहुत ही आसान होता है और कुछ मामलों में काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरे टर्म में यूएसए, उनके पास भी कैसा संविधान है? लिखित संविधान। अगर अलिखित संविधान की बात की जाए तो अलिखित संविधान आपका मिलेगा यूके का, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो न्यूजीलैंड का, और तीसरे में अगर बोला जाए तो इजराइल का। माफ़ कीजिएगा, तीसरा किसका हो सकता है? इजराइल। तो ये तीन देश ऐसे हैं होंगे जिनका अलिखित। तो अब सवाल उठता है कि अगर जिस देश का संविधान होगा तो क्या वो देश लोकतंत्र होगा या नहीं? लोकतंत्र, अगर जिस भी देश ने संविधान को अपनाया हो तो क्या वो देश लोकतंत्र हो सकता है? इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। देखिएगा, अगर बात की जाए लोकतंत्र की तो लोकतंत्र की जो अब तक सबसे अच्छी परिभाषा दी गई है वो दी गई है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा, जिसमें बोला गया है लोगों का
लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को ही क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। तो अब सवाल यह है, जब ऐसी बात है तो लोकतंत्र भी क्या कोई प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाँ, अब आप इसमें से सवाल का जवाब देंगे, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अगर आप इसकी परिभाषा को समझ पाओगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाओगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम किसको बोलेंगे? तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे रूप से कानून बनाने में भाग ले। मतलब जनता जो है वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। तो वैसे लोकतंत्र को हम क्या बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या हो सकता है? अब जैसे भारत है, तो भारत की आबादी आप सभी को मालूम है 140 करोड़ के आसपास है। अगर हम 140 करोड़ लोगों से सलाह लेने जाएं तो शायद हमें 20 साल या 50 साल भी लग जाए एक कानून को बनाने में। तो हमारे लिए ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी उचित नहीं थी। तो हमने क्या किया? हम अपने द्वारा चुने गए क्या भेजते हैं? प्रतिनिधि। मतलब वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाने में भाग लें, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। इससे आगे अगर देखा जाए तो अब सवाल ये उठता है, क्या जिस भी देश में संविधान है क्या उसका लोकतंत्र होना आवश्यक है कि नहीं? मान लीजिए किसी भी देश के अंदर संविधान होगा, लेकिन क्या हम उस देश को लोकतांत्रिक बोल सकते हैं? तो ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग दोनों केस देखते हैं। तो वैसा देश जहां संविधान हो, तो उदाहरण के लिए चीन एक ऐसा देश है जहां संविधान तो है, पर क्या हम चीन को लोकतांत्रिक देश मान सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। कारण क्या है? चीन कैसा राष्ट्र है? तो चीन जो है वो कम्युनिस्ट राष्ट्र है। ठीक है। दूसरे शब्द में अगर बोला जाए यूके, तो यूके में क्या लोकतंत्र है? बिल्कुल है, और वहाँ पे संविधान भी है। अच्छा, संविधान के रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो यूके के अंदर आपको क्या मिलेगा? अलिखित संविधान मिल जाएगा, और दूसरा वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ उदाहरण है जिसके माध्यम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए? आपके एनसीईआरटी की बुक में ये कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ इस तस्वीर से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये जो तस्वीर है ना, इसमें आप एक व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। इसका नाम है अनिल, और अनिल जो है वो क्लास के मॉनिटर है। तो अनिल ने क्या बोला ना, मान लीजिए इसका एक दोस्त, इसका कोई दोस्त होगा, या मान लीजिए कभी इसने कुछ इसके साथ गड़बड़ किया होगा। इसका नाम है सुरेश। तो होता क्या है ना, अब जो टीचर मैम है वो गई हैं क्लास से बाहर, और इन्होंने जिम्मेदारी दी है अनिल को कि आप क्या करोगे? आप क्लास में पीस मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखोगे। लेकिन होता क्या है, अब इसके पास पावर आ गई, मतलब अनिल को कुछ सत्ता मैम के द्वारा पावर दी गई है। तो अनिल क्या कर रहा है ना, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। और जब मैम वापस आती हैं तो उसने क्या बोल दिया कि ये जो सामने वाला बच्चा था ना सुरेश, वो क्या कर रहा है? हल्ला कर रहा है। तो मैम किसे पनिशमेंट देंगी? मैम तो पनिशमेंट सुरेश को देंगी। तो पहला जवाब ये होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? तो देखिए, पहला सवाल होता है कि अगर कोई ताकतवर समूह है तो वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, ये पहला रीजन हो सकता है। क्योंकि अगर जिसके हाथ में सत्ता होगी, अगर वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा, तो इससे परेशानी किसे हो सकती है? आम जनता को हो सकती है। वो न्यूट्रल रह करके भी काम कर सकता था। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, ताकि जो लोग ताकतवर हैं वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें, और आम जनता के फेवर में भी क्या हो, वो बातें की जा सकें। दूसरा, खुद को बचाने के लिए भी
अब खुद को बचाने के लिए का कैसे, तो इसका एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्यारी सी बच्ची है, ये गर्ल है, और इनकी इच्छा हो रही है कि हम भी क्या करें, अपने माता पिता के साथ बैठ करके टेलीविज़न देखें। बट होता क्या है, अब इनका कल एग्ज़ाम है, अगर ये टेलीविज़न देखेंगी तो ये क्या हो सकता है, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये अपने माता पिता से जा कर के बोलती हैं कि आप लोग भी टीवी मत देखो, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो हमारी भी इच्छा नहीं होगी, और जब हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम भी क्या कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। मतलब इन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया। भारत के संविधान में खुद को बचाने के भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप उस चीज़ की रक्षा खुद की रक्षा कर सकते हो। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि नागरिक चाहेगा ना तो अपनी इच्छा के अनुसार, नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विश कर सकता है। जैसे आप सभी अभी लोग 8th क्लास में हो और आपकी इच्छा होगी कि जब मैं 10th का एग्ज़ाम दूंगा ना तो मेरे 98% मार्क्स आने चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोगों की कुछ ऐसी इच्छा है तो आप इसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा हो जब आप पढ़ाई करो तो डीजे आके बजा दे, तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं, कंप्लेन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपको अपनी इच्छा के अनुसार वो विश पूरा करने का एक अधिकार देता है कि नहीं देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारत का संविधान होगा वो इन चीज़ों के बारे में भी काम करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमें संविधान क्यों चाहिए, तो अब आप जवाब दे सकते हो, ताकतवर समूहों से बचने के लिए, दूसरा खुद को बचाने के लिए, और तीसरा अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को काम करने के लिए। भारत में आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ हद तक प्रतिबंध भी रखा गया है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उन पर क्या प्रतिबंध रखा गया और प्रतिबंध का होना भी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। यहाँ तक कि अगर कहानी को आप समझ पाए हो तो अब हम लोग आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाएगा, भारतीय संविधान। ठीक है, अब इसकी शुरुआत की अगर कहानी को समझना चाहोगे ना तो देखिएगा, सन 1923 ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसे क्या बोला गया था, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। हालांकि ये कांग्रेस में नहीं है, तो इन्होंने 1924 के अंदर किस चीज़ की मांग की है, संविधान सभा की मांग की। इसके बाद की अगर कहानी को आप आगे देखोगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति भी था जिन्होंने कि संविधान सभा की मांग को रखा था, तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय साहब ने सन 1934 ईस्वी में क्या किया था, सन 1934 ईस्वी में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। उसके अलावा 1934 ईस्वी में ही आईएनसी का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इन्होंने भी आधिकारिक रूप से क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद की अगर कहानी को समझते हैं, 1934 के बाद 1935 ईस्वी में आईएनसी ने दोबारा अपने इस प्रस्ताव को क्या किया था, दोहराया था। मतलब इन्होंने बोला था कि हमें फिर से क्या चाहिए, संविधान सभा की मांग को ये क्या करते हैं, दोहराया जाता है, दोहराया गया। फिर घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और घटना है 1938 ईस्वी की। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वयस्क मताधिकार क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, अगर आप किसी देश के नागरिक हों और उस देश में एक सर्टेन एज लिमिट के बाद
वहाँ के सभी नागरिकों को अगर वोट देने का अधिकार मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या मांग कर रहे हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पे हमें क्या करो, एक संविधान सभा दे दो। ठीक है। इसके बाद 1940 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। जिसे क्या बोला गया है, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेज जो हैं वो उन्होंने भारतीयों की संविधान सभा की जो मांग होती है ना उसे स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने बोला था कि हम आपके लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था करेंगे। बट समस्या क्या थी ना, उन्होंने टाइम ही नहीं बताया। जैसे ये तो वही बात हो गई कि बच्चों मैं आप सबको पार्टी दूंगा लेकिन मैं डेट ही नहीं बताऊं कि वो पार्टी कब होगी। वो पार्टी कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है और 10 साल के बाद भी हो सकती है। तो अंग्रेजों ने ये तो बोला था कि हम संविधान सभा बना करके दे देंगे, लेकिन ये संविधान सभा आपको कब मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, ऐसा उन्होंने कोई बात किया ही नहीं। ठीक है। इसके बाद 1946 ईस्वी के अंदर कुछ घटनाएं और होती है। एक घटना ये था कि कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे, 3 सदस्य थे। और इन्होंने भारत को क्या दिया, तो इन्होंने भारत को दे दिया संविधान सभा कि बोलो चलो तुम इतने दिन से संविधान सभा मांग रहे थे, लो अब संविधान खेलो। तो संविधान सभा देने की बात की गई। और संविधान, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो भारत के लिए संविधान सभा बनाया गया था उस पर कुल सीटों की संख्या कितनी है, 389, 389 सीटें हैं। इसमें भी अगर आप देख पाओगे तो 93 सीटें जो थी ना वो किनके लिए नियुक्त किया गया था, वो राजबाड़ाओं के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे राजा रहते थे। उसके अलावा बाकी की जो सीटें बच गई थी ना उसके लिए बोला गया था कि हम चुनाव की व्यवस्था कराएंगे और चुनाव के माध्यम से बाकी की सीटों को भरना था। अब होता क्या है, इसमें भी 208 जो सीटें होती हैं वो किन्हें मिल जाती हैं, वो मिल जाता है कांग्रेस को। जबकि मुस्लिम लीग को केवल और केवल कितनी सीटें मिल पाती है, 73 सीटें मिल जाती हैं। और बाकी जो था वो अन्य दलों को भी मिल पाता है। तो इस तरह से क्या था कि ये संविधान सभा की सीटों को भरा गया था। लेकिन ये संविधान सभा की सीटें 15 अगस्त के बाद बिल्कुल ऐसे ही नहीं रहती जैसा कि हम देख पा रहे हैं। देखिए, आप सभी को मालूम होगा 3 जून को एक प्लान लाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं बाल्कन प्लान। और इस बाल्कन प्लान के तहत ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में तोड़ने की बात हुई थी। पहला जो भाग था वो था भारत और दूसरा जो राष्ट्र बनने वाला था वो था पाकिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है ये सीटों का बंटवारा, 389 सीटों का बंटवारा भी इन दोनों देशों के बीच होना था। तो भारत के पक्ष में कितनी सीटें आती हैं, 299 सीटें किनको मिलती हैं, संविधान सभा के भारत को। और बाकी की जो अन्य सीटें बच गई, बाकी की लगभग 90 सीटें जो हैं वो किनको मिल पाती हैं, वो मिल जाती हैं पाकिस्तान को। तो यहाँ तक की कहानी को हमने समझा। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाकी के पार्ट्स को हम लोग अगले सेकंड पार्ट्स में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।